जैसे पूर्व में हमने निर्धनता की अवधारणा और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के आयामों पर चर्चा की थी। आज बात करते हैं निर्धनता के उन्मूलन के कार्यक्रम। निर्धनता के कार्यक्रमों को जितने भी कार्यक्रम सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाए गए, जिनके माध्यम से निर्धनता को कम करना है, उसको उन्मूलन करने के उपाय किए गए, उनको हम कुछ भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है स्वयं रोजगार कार्यक्रम, दूसरा वेतन रोजगार कार्यक्रम, तीसरा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, चौथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और पांचवा शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। यहाँ हम मुख्यतः उन कार्यक्रमों व योजनाओं की चर्चा करेंगे जिनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता के लाभों की ओर आता है। पहला आता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IRDP भी कहते हैं। IRDP का उद्देश्य विषय, प्रक्रिया, संरचना, निष्कर्ष व प्रभाव को ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महत्वता दी गई। विभिन्न तरीकों से देखा गया कि इस कार्यक्रम के बारे में जो सोचा गया, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सभी योजना व कार्यक्रम क्षेत्र के पूर्ण विकास, स्थानीय जनसंख्या के लाभों के वितरण मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए यह कार्यक्रम एक तरीके से आवश्यक और संतुलित रूप से माना जाने लगा। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास की चर्चा की गई और उन पॉकेट्स को चुना गया जिनमें सबसे अधिक गरीब पाए गए, निर्धन पाए गए। उनके विकास के लिए जैसे ग्रामीण घरों को निर्मित किया गया, परिवारों को खंड बनाकर उनको सम्मिलित किया गया। इसमें 30% अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार थे और 30% सब्सिडी और ऋण देकर उनको अनुसूचित जाति जनजाति में वितरित किया गया। समस्त परिवारों में 2/3 कृषि और संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार छोटे किसानों को 25% सब्सिडी मिलनी थी, जबकि सीमांत किसान, कृषि और अकृषि श्रमिक और ग्रामीण शिल्पकारों को 33.3% की आर्थिक सहायता इसके माध्यम से दी गई। छठी योजना के अंतर्गत 35 लाख रुपए प्रत्येक खंड को दिए गए, जिसमें राज्य और केंद्र का बराबर हिस्सा था। खंड को ऋण संस्थाओं से 75 लाख का ऋण जुटाना था। पूर्ण रूप से खंड ने 5 सालों में 3000 परिवारों को गरीबी रेखा से ऊंचा उठाने के लिए करीबन 105 लाख रुपए खर्च किए। निर्धनों में से निर्धनतम को सहायता प्रदान करना आवश्यक इस योजना के अंतर्गत माना गया था। दूसरी बात आती है, दूसरा जो योजना आती है वो इंदिरा विकास योजना, यानी कि IAY। यह योजना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, आज़ाद बंधु मजदूरों और अन्य ग्रामीण निर्धन जो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे कि घरों के निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के वास्ते शुरू की गई। यद्यपि 85-86 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, परंतु यह जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उप योजना बन गई और जनवरी 1996 से ये एक आत्मनिर्भर योजना बन गई। इस योजना का जो टारगेट समूह था वह निम्न लोगों में से जोड़ा गया: भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, सैन्य बल के फौजियों के निकटतम संबंधी, पैरामिलिट्री बलों के शहीद। आय को तरीका ना मानते हुए इन सभी को इस अवस्था में शामिल किया गया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों, अब तक किसी अन्य परियोजना में ना आते हों, जिन्हें आश्रय या घर के नवीनीकरण की आवश्यकता हो। इस प्रकार इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के लिए 60% का आरक्षण था। प्रत्येक पंचायत के लिए DRDA अथवा जिला परिषद से आवंटन सूची प्राप्त करने के बाद हितधारकों की पहचान ग्राम सभा द्वारा की गई। इस
योजना का जो महत्वपूर्ण आधार था वह था कि इसमें जो घर दिए जाते थे वे पति एवं पत्नी दोनों के नाम पर भी आवंटित किया गया। पूर्व में ये महिला सदस्य के नाम पर किया जाता था, लेकिन बाद में ये दोनों के नाम पर यानी कि संयुक्त रूप से आवंटित किया जाने लगा। घरों के निर्माण के लिए परिवार के श्रमिक पूरा श्रम लगा देते थे और IAA मकान का निर्माण करने के लिए किसी ठेकेदार की अनुमति नहीं दी जाती। दूसरे शब्दों में हिताधिकारी या अधिभोक्ता बहुत ही कम कुशल श्रमिक को लेकर मकान का निर्माण करते थे। तीसरी जो इसके अंतर्गत योजना थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी कि ग्रामीण आवास। विशालता और अति आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे थे उनके गृह प्रबंध को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया। हालांकि इंदिरा विकास योजना का क्रियान्वयन में है ग्रामीण विकास। इस योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य समूह, हितग्राहियों की पहचान, मकानों का आवंटन, प्राथमिकताएं, स्थिति, हितग्राहियों की भागीदारी, निरीक्षण और आकलन इंदिरा विकास योजना के समान ही पाया गया था। इसके बाद आती है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जनसंख्या विस्फोट, मानसून की कमी, प्राकृतिक आपदाओं व अन्य ऐसे मिलते जुलते अव्यय हैं जो भारत में मुख्यतः गांवों में बेरोजगारी जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं। ऐसा देखा गया है कि बेरोजगारियों की संख्या समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने रोजगार के अवसरों के साथ खाद्य सुरक्षा की बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित की। ऐसा विचार था कि रोजगार के द्वारा उपलब्ध संसाधनों को बहुतायत एवं सक्षम उपयोग किया जा सकता है। उससे निर्धनता घटाई जा सकती है, असमानताओं में कमी की जा सकती है और पोषण के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत नगद राशि का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, ऐसा निर्धारित किया गया। पुरुषों महिलाओं को समान पारिश्रमिक मिलना, इसके लिए कुछ निर्धारित दिनों और भुगतान की योजना बनाई गई। एक विशिष्ट अव्यय की भांति जो क्षेत्र आपदा से ग्रसित हैं, मुख्यतः उन नुकसानों के लिए जो कृषि में हुए हैं, उन ग्रसित क्षेत्रों में अतिरिक्त वेतन रोजगार के रूप में कृषि मंत्रालय द्वारा सूचना एवं सहमति के उपरांत इस योजना द्वारा उपयुक्त सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए खाद्य पदार्थों के कुछ प्रतिशत को आरक्षित रखने का प्रावधान भी किया गया। इसके बाद आती है अंत्योदय अन्न योजना। यह एक केंद्रीय सौजन्य योजना है जिसका लक्ष्य निर्धनों को खाद्य पदार्थ प्रदान करना, भारत में भूखा रहित बनाना है। इस योजना को 2000 में प्रारंभ किया गया। इसमें विचार किया गया कि 1 करोड़ परिवार की पहचान हो जिसमें 5 करोड़ निर्धनों में से निर्धन लोगों को, जिनकी प्रति महीना गेहूँ 4 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से कुल 25 किलो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाए। पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ सरकार इस योजना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ पारदर्शिता से क्रियान्वित करना चाहती थी। इसके बाद आता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सभी ग्रामीण BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए योग्य श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 2004 में प्रारंभ की गई। ऐसा अनुमानित किया गया था कि इसमें 3.86 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इस योजना ने योग्य श्रमिक जिसने 15 दिन की निर्धारित सीमा के अंदर कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया, उसे बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी दी। यह भत्ता वित्तीय वर्ष के प्रथम 30 दिनों के लिए वेतन दर के 1/4 से कम नहीं होना चाहिए और बाद में आने वाले दिनों में वेतन दर के आधे से कम नहीं होना चाहिए था। इसके बाद आती है स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। स्वतंत्रता के 50 वर्ष की खुशी के अवसर पर भारत सरकार ने
इस योजना को 1 अप्रैल 1997 में प्रारंभ किया। उन केंद्रीय योजनाओं में जो पूर्व में विद्यमान थी उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया गया, जो इस प्रकार थी: समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण दस्तकारों के लिए नए उपकरणों की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना और मिलियन वेल्स योजना। इनके माध्यम से इस कार्यक्रम को पूर्ण किया गया। इसमें जिन व्यक्तियों ने न्यूनतम अथवा अतिरिक्त कुशलता की आवश्यकता थी, जिन्हें सरकारी संस्थान, ITI, पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था, यदि प्रशिक्षण की अवधि 1 हफ्ते से अधिक है तो स्वयं रोजगार को वृत्ति का भुगतान किया जाता है और वे योग्य तभी बनते हैं जब वे प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह। ये एक बड़ी उत्कृष्ट सी योजना थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के अधीन परिवारों को स्वयं सहायता समूह का गठन करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सामूहिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है और सामूहिक कार्यों के लिए अधिक कोष आवंटित किया जाता है। आप जैसे सभी लोगों ने नाम सुना होगा लज्जित पापड़ का। लज्जित पापड़ उद्योग जो है वो एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता ग्रुप के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है। गुजरात में सर्वप्रथम इस योजना का प्रारंभ हुआ और वहाँ की महिलाएं जो घरों में छोटे छोटे उद्योग करती थी, पापड़ बनाना, खाकरा बनाना, और उनके माध्यम से ये एक समूह विकसित हुआ और यह समूह अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए आपस में समूह में एक दूसरे को ऋण भी देता था, जिससे कि परिवार उस ऋण के माध्यम से अपने उत्पाद का निर्माण करें और उस उत्पाद को बाजार में, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह की जो इकाई है उसको प्रदान करें और वो इकाई बाजार में उसको बेचती थी। तो यह योजना काफ़ी सफल हुई और राजस्थान में भी जैसे बीकानेर में इस योजना के अंतर्गत काफ़ी कार्य हो रहा है और अब ये वृहद राष्ट्र स्तर पर इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। ये एक तरीके से माइक्रो फाइनेंस की अंतर्गत आती है, जो बहुत छोटे छोटे ऋण अपने स्वयं के समूह में देते हैं और वे समूह अपने निर्धनता को दूर करने में एक महत्वपूर्ण आधार बन जाते हैं। इसके बाद आती है एक योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों के उन वयस्क सदस्यों जो अकुशल हस्तचलित कार्य को स्वेच्छा से करना चाहते हैं को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना है। यह समस्त भारत में कल्याणकारी तरीके के साथ 2005 में क्रियान्वित की गई। मनरेगा इस तरह का प्रथम अधिनियम है जो मुख्य रूप से काम की मांग और आजीविका कमाने का अधिकार प्रदान करता है। यह तभी सफल मानी जाएगी जब वांछित अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, महिलाओं और निःशक्त जन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, वे लाभ अर्जित कर पाएं जैसा कि संविधान के प्रावधानों में घोषित किया गया। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे लाभ हुए हैं, बहुत सारे आंकड़े राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए। नवीन सरकार द्वारा भी इस प्रकार पर कई ध्यान दिए गए और एक अच्छे बजट का हिस्सा इस योजना के अंतर्गत लगाया गया। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ चीज़ें जो स्वाभाविक रूप से इस योजना के लिए प्रभावी ढंग से लागू करने पर लागू करने के लिए मानी जाती हैं, उनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। स्थानीय सरकार एवं पंचायतों की क्षमता और स्वेच्छा जिससे कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कार्य की योजना बनाई जाए। कार्यक्रम की निर्देशिका और प्रचार प्रसार स्थानीय लोगों के लिए
जो कार्य को पंजीकृत और मांग करने के लिए उपयोग में कर सकें। बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक आकलन ये दर्शाते हैं कि क्रियान्वयन पहले की योजनाओं से अधिक प्रभावी है। खास तौर पे बहुत सारी जगहों पर रिसाव महत्वपूर्ण रूप से कम हुआ है। कृषि वेतन में उछाल इसकी सफलता है। सफलता का मार्ग किसी भी प्रकार से एक समान नहीं। आर्थिक संकट के दौरान शहरी निर्धनों को आवश्यक राहत प्रदान करने हेतु जो ग्रामीण क्षेत्रों में लौट रहे हैं। उसके बाद आती है खाद्य सुरक्षा योजना, फूड सिक्योरिटी स्कीम 2013। यह योजना 5 जुलाई 2013 को भारतवर्ष में लागू की गई। प्राथमिकता परिवारों के प्रति महीने 5 किलो खाद्य पदार्थ और अंत्योदय परिवार के प्रति महीने प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्नों को मिलना चाहिए। प्राथमिक और अंत्योदय परिवार का संयुक्त कवरेज ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी क्षेत्र का 50% तक होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्धारित मूल्य 321 रुपये प्रति किलो चावल, गेहूं, बाजरे के लिए होंगे, जो 3 वर्षों बाद संशोधित किए जाएंगे। अब बात आती है ग्रामीण उन्मूलन के प्रभावी उपाय। कुछ उपायों को इसमें दिया गया। एक योजना आयोग के एक पूर्व सदस्य द्वारा भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए, जो कि संडे मैगजीन 1995 में छापे गए। पहला है आय का वितरण समान होना चाहिए। आर्थिक वृद्धि के प्रेरक नीतियों से न केवल आय को ही बढ़ना चाहिए, इसका मतलब उत्पादन की वृद्धि और रोजगार, वरन भारत में आय के वितरण को भी महत्व देना अति आवश्यक है। दूसरा है निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देना। संसाधनों में बढ़त और खर्चों की योजना बनाना। चौथा है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना। पांचवा स्वतंत्र बैंकिंग संस्थाएं बनाना। छठा विनिवेश नीति का पुनर्गठन करना। मोटे तौर पर निर्धनता के निवारण के उपायों को हम 4 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो मजदूरी की मांग को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो श्रमिकों की निपुणता की पूर्ति पर प्रभाव डालते हैं। तीसरा जो आय के स्थानांतरण पर प्रभाव डालते हैं। और चौथा जो विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन पर प्रभाव डालते हैं। इन सब के कारण यह आवश्यक है कि निर्धनता उन्मूलन के लिए कम से कम उसे काफ़ी कम करने के लिए निम्नांकित उपाय किए जाने चाहिए। पहला, रोजगार उत्पन्न करना। हम मनरेगा के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पर्याय नहीं माने जाते। हमें और इसके लिए कुछ अधिक योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत जैसे कृषकों में आर्थिक तकनीकी ज्ञान का प्रसार करना है, अनुपयोगी भूमि उपयोग, वृक्षारोपण और उद्यान कृषि का प्रशिक्षण दें, गाँव में शिल्पकारी इकाइयाँ बनाना, महिलाओं के लिए लघु उद्योगों को स्थापित करना, सामुदायिक सुविधा केंद्रों की स्थापना करना और गाँव में एनजीओ की भूमिका को गतिशील करना। दूसरी है वितरणात्मक न्याय। निर्धनता की समस्या केवल जीएनपी विकास की समस्या नहीं है, अपितु वितरण की भी समस्या है। इसलिए वितरण जो है वो न्यायिक हो, यानी कि सभी को समान रूप से वितरण, धन का और कृषि भूमि का और अन्य खाद्यान्नों का समान रूप से वितरण हो। मानव भूमि अनुपात, तीसरा इसमें जो निर्भर उन्मूलन का उपाय दिया गया वो है मानव भूमि अनुपात। यह सही है कि भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता, परंतु उत्पादन को विकसित प्रौद्योगिकी से बढ़ाया जा सकता है। छोटे खेतों को भी उचित सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक तकनीकी के उपयोग और विविधता से लाभप्रद बनाया जा सकता है। जनसंख्या विकास नियंत्रण। यदि भारत में जनसंख्या किसी चमत्कार से 1947 के स्तर पर 30 करोड़ स्थिर हो जाती है, तो अब तक हुआ विकास निर्धनता का पूर्णतः उन्मूलन कर सकता है। लोगों में आधुनिक दृष्टिकोण के अभाव में के कारण निर्धनता बढ़ी है। इसका एक प्रमाण रूढ़िवादी और प्रांतीयता का बढ़ना, जो कि देश के कल्याण, एकीकरण, उन्नति के लिए खतरा बन जाता है। काले धन को समाप्त करना। बेहिसाब पैसा, कर चोरी, छिपी हुई आय और अघोषित धन ही काला धन है। उद्योगपति, फिल्म उद्योग, व्यापारी और निगम क्षेत्रों द्वारा कर अधिकारी को निरंतर धोखा देने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। ऐसे पैसों को प्राय दर्शकीय उपयोग एवं ऐसे भ्रष्ट कार्यों के लिए खर्च किया जाता है, जिससे और अधिक आय और धन उत्पन्न होता है।
यह समस्या की छीनबीन के लिए 1970 में केंद्र सरकार ने वांचू कमेटी बनाई। इसका मत है कि कर की चोरी और कालाधन हमारे देश को ऐसे चरण पर पहुंच गया है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट है योजना का विकेंद्रीकरण और उसका क्रियान्वयन। ग्रामीण क्षेत्रों में IRDP, NREP, RLEGP, जवाहर योजना, अंत्योदय जैसी परियोजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि उनकी योजनाएं ग्रामीण पंचायतें बनाएं। जब तक योजनाओं और उसके क्रियान्वयन का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्धन परिवारों की पहचान का कार्य स्थानीय स्तर पर नहीं कर पाएगी। अन्य उपाय, उपरोक्त 6 उपायों के अतिरिक्त अन्य उपायों से भी निर्धनता निवारण में योग दे सकते हैं। समयबद्ध परिणामोन्मुखी कार्य योजना बनाना, औद्योगिक क्षेत्रों में विनियोजन लाखों व्यक्तियों को रोजगार देगा। उत्पन्न विश्व बाजार में भागीदारी करना, अनावश्यक सरकारी खर्चों को रोकने के लिए अत्यधिक बजट परिव्यय को परिवर्तन करना, बिजली उत्पादन व वितरण की बढ़ोतरी पर बल अथवा वितरण हानि में सुधार करना, अवधि ऋणदायी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक प्रायोजित कार्यक्रमों के द्वारा स्वयंसेवी संगठनों का आरंभिक धन देने का प्रावधान कम करना आदि। इन उपायों के अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण, औद्योगिक एकत्रीकरण की समाप्ति, ग्रामीण जनसंख्या पर अपव्यय पर नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की कुशलता, लोकतांत्रिक प्रबंध निर्धनता को कम करने में सिद्ध होंगे। अतः जब तक हम इस बारे में दोहरी सोच रखेंगे कौन सी विकास प्रणाली का मार्ग अपनाएं, हम आर्थिक दृष्टि से असफल रहेंगे। संसाधनों और तकनीकी ज्ञान के अभाव हमारे विकास में बाधक नहीं, बाधक है राजनीतिक नीतियों का अभाव। योजनाओं के आधार पर यह तथ्य होना चाहिए कि निर्धन एक कारण नहीं बल्कि एक परिणाम है। निर्धनता का निवारण केवल आर्थिक उत्थान का ही प्रश्न नहीं है, अपितु यह एक सामाजिक और राजनीतिक विषय है जिसका संबंध व्यक्ति की राजनीतिक सामाजिक चेतना के स्तर से है।